Make it hurt. हाय एवरीवन, आई एम अर्ली बट सो आर यू ऑल। प्रणय की लास्ट वीडियो पर आपके फीडबैक्स देखते से मैं ये वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। आई एम नेही जैन, मैं अपना गेम लेकर आ गई हूँ। आपको पढ़ने के लिए इतना एक्साइटेड और एनर्जेटिक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ जाकर हमारे एफर्ट्स को लाइक कर दो। हमने जो भी इसके पीछे एफर्ट्स डाले हैं, जो आपको पता चल रहे हैं, उन्हें लाइक कर दो। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा एक्साइटमेंट और हमारी एनर्जी बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपन लोग बार बार मिलते रह सकें, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दो। आप कोई भी अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स मिस ना करें, इसलिए इंस्टाग्राम पे आप parle.in को फॉलो कर लीजिए। पढ़ले 11th जेई नीट का टेलीग्राम पे एक चैनल है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप आपके डाउट्स हम तक पहुँचवा सकते हैं। आपके डाउट्स हम लोग एड्रेस कर देंगे। दिन में 1 घंटे के लिए वो चैनल खुलेगा, वो ग्रुप खुलेगा, उसमें आप अपने डाउट्स डाल दीजिएगा और हम वहाँ से आपके डाउट्स एड्रेस करके आपको उनका सल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आपको parle.in की वेबसाइट पर बेस्ट मटेरियल मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैथ्स के नोट्स के लिए आपको जिन PDF से, जिन स्लाइड से मैं पढ़ा रही हूँ वो मिल जाएंगी। वो NCERT बेसिस पे काफ़ी कंप्लीट स्लाइड्स हैं, तो उनमें कोई पॉइंट मिस नहीं हो रहा है और उसमें ऐड करने की मार्जिन भी मैंने छोड़ी है। एंड आई होप आप लोग साथ ही साथ हैंड इन हैंड अपने खुद के नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर आपने अभी तक चालू नहीं किया है तो इट्स नॉट टू लेट, आप अब अपने नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। और खुद के हैंड रिटन नोट्स इज द बेस्ट थिंग। बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के ख़त्म होने तक, आपकी एग्जाम के पहले जब आपको चीज़ें रिवाइज करनी होगी, आपको कोई नया कंसेप्ट नहीं उठाना होगा, आपको कोई नई बुक नहीं ट्राई करनी होगी, उस गोल्डन पीरियड में आपके नोट्स ही सबसे अच्छा टूल होते हैं। और अपने नोट्स में अभी से आप बनाते जाएंगे तो आप क्लास में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आप चीज़ें जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ बोल रही हूँ और वो आपके ऊपर से निकल गया, आपको कुछ समझ ही नहीं आया। इसलिए नोट्स अभी के लिए ज़रूरी हैं, बाद में वो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। कोई भी टेस्ट के पहले आप बस पन्ने पलटाइए अपने नोट्स के और आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और वो आपको एग्ज़ाम के जस्ट पहले एग्ज़ाम टचअप करने के लिए हेल्प करेंगे। और अपने नोट्स में आप एडिशन की मार्जिन छोड़ के रखना, नोट्स अपडेट करने की मार्जिन छोड़ कर रखना। इसका मतलब जैसे जैसे आपको कोई अच्छा पॉइंट मिलते जाता है, कभी टेस्ट सीरीज़ में आपको कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला जिससे आपने कोई नया कंसेप्ट सीखा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से होता है। और जेई के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे प्रोफाइल्स मैं स्लाइड्स में नहीं कवर कर सकती हूँ, ना ही मैं करवाना चाहती हूँ, क्योंकि उससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी। तो कोई भी न्यू कंसेप्ट, कोई भी नया आइडिया अगर आपको किसी क्वेश्चन के थ्रू मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ये जगह अपने नोट्स में छोड़ते जाना। और खुद के नोट्स अगर अभी बनाना चालू नहीं किए हैं तो आज के लेक्चर से नोट्स बनाना चालू कर दो। इस वीडियो को पॉज करो, फटाफट एक नोटबुक और पेन लेकर आओ, नोट्स बनाना चालू करो। पिछली वीडियो के नोट्स भी उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तो जब तक आप मेरे साथ हैंड इन हैंड चलोगे तब तक बहुत इजी गोइंग होगी अपनी जर्नी। तो आज अपन अपना चैप्टर रैप अप करने वाले हैं, अपना लेवल ख़त्म करने वाले हैं। लेवल 1 अपन आज पास करने वाले हैं। अपन ने हाफ पार्ट प्रीवियस क्लास में देख लिया था, आज अपन रिमेनिंग हाफ एड्रेस करने वाले हैं। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं गेम के साथ। उससे पहले मैं प्रीवियस क्लास से एक पॉइंट एड्रेस करना चाहती हूँ कि एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब अगर अपने को बोलना है कि A इज़ एन एम्प्टी सेट तो अपन उसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे A इज़ इक्वल टू फाई। अगर A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फाई लिखा है तो वो एक गलत रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो आई वांटेड टू टेल दिस पार्ट टू यू। ये पॉइंट याद रख लेना। अगर प्रीवियस क्लास से कोई कन्फ्यूजन रहा हो, कोई डाउट रहा हो तो मैंने उसे यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब अपन नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है वेन डायग्राम्स। अब उससे पहले अपन ये बात करते हैं कि अपन वेन डायग्राम्स यूज़ क्यों कर रहे हैं। अपन वेन डायग्राम्स बेसिकली सेट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब सेट्स के बीच में रिलेशनशिप का क्या मतलब है? अगर अभी एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 3 4 5। मैं लिख देती हूँ, एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 3 4 5। तो हमने पिछले क्लास तक ये सेट
किन कैटेगरीज में फॉल करेगा ये देख लिया था, ये सेट किन कैटेगरीज में फॉल करेगा ये देख लिया था, सेट्स किन टाइप्स के होते हैं हमने वो देख लिया था। आज हम ये दोनों सेट आपस में कैसे रिलेट किए जा सकते हैं उस पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पे स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसे हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उससे ईजी हो जाती है आगे की प्रोसेस, उससे कंसेप्ट बनाना ईजी हो जाता है। तो उसे हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम मतलब बस रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। जैसे ये मानो जो बड़ा रेक्टेंगल है ये है YouTube के चैनल्स, ठीक है, और यहां पर YouTube के चैनल्स में पढ़ ले एक छोटा पार्ट है, YouTube चैनल्स में पढ़ ले एक सबसेट है। तो ये हमारा चैनल है पढ़ ले, ठीक है। अब ये जो पढ़ ले एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं हम एजुकेटर्स, नेही, रक्षित, हर्षिता, ठीक है। सो YouTube चैनल्स एक यूनिवर्सल सेट है, YouTube चैनल्स एक बड़ा सेट है जिसके अंदर एक सबसेट है पढ़ ले, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं नेही, रक्षित और हर्षिता। तो ये अपन ने ये जो अपना रिप्रेजेंटेशन था जो बहुत इजी एक डायग्राम था उसका नाम होता है वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर जो सर्कल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने सबसेट्स या सेट्स, मतलब यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स या फिर जो सेट्स अपने को क्वेश्चंस में गिवन है वो। और अपन एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं इसके अंदर, अपन एलिमेंट्स लिखते हैं ऐसे, तो ऐसे ओपनली अपन इसके अंदर एलिमेंट्स लिख देते हैं। जैसे अब जो मैंने 1 2 3 और 3 4 5 की बात करी थी, ये तो दो सेट्स हो गए। अब इसके बीच में कोई रिलेशनशिप होगी, अपन उसे वेन डायग्राम्स में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, कुछ और नंबर्स होंगे इधर 7 9, ठीक है। सो दिस इज एन यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर एक सेट है 1 2 एंड 3, दूसरा सेट है 3 4 and 5. So this set is set A, this set is set B और ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया दो रोस्टर फॉर्म में दिए गए सेट्स को। दिस वॉज वेरी इजी। अब 3 यहाँ पे उस एरिया में लाई कर रहा है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है। क्यों? क्योंकि 3 एक एलिमेंट है जो सेट A में भी आ रहा है और सेट B में भी आ रहा है। 1 और 2 सेट B में नहीं आ रहे हैं इसलिए 1 और 2 इस पार्ट में है। 4 और 5 सेट A में नहीं आ रहे हैं इसलिए 4 और 5 इस पार्ट में है। सो दिस वॉज वेरी इजी। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ती हूँ और अपन इन सेट्स के बीच में ऑपरेट कैसे करते हैं। ऑपरेशन हमने मैथमेटिक्स का बेस ही ऑपरेशन पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वो हम कैसे सेट्स में लगा सकते हैं। सेट्स को ऑपरेट करना मतलब उनके एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगाना। तो अब हम उस पे जाते हैं और सेट्स को ऑपरेट करना सीखते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट बेसिकली क्या होता है? एडिशन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसे लिख सकते हैं A यूनियन B से। ये जो सिंबल है ये यूनियन के लिए स्टैंड करता है, तो जब हम ऐसा लिखते हैं हम उसे रीड करते हैं A यूनियन B। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A और B, इसे A प्लस B लिख सकते हैं, क्योंकि ये असली में क्या है, ये एडिशन ऑफ सेट्स है। एडिशन मतलब दो सेट्स में जो भी होगा उनको सब ऐड कर दिया जाए, मतलब उनके सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए, तो वो एडिशन हो जाएगा। A और B मतलब A के एलिमेंट्स या B के एलिमेंट्स, मतलब
अगर A सेट है 1 2 3 और B सेट है 3 4 5, तो A प्लस B या फिर A यूनियन B कितना होगा? वो होगा इन दोनों का एडिशन। मतलब 1 2 3 उसमें A के सारे एलिमेंट्स होंगे और उसमें B के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। 4 5। सो दिस इज द एडिशन ऑफ दीज टू सेट्स। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो जो जितना शेडेड पोर्शन है, जितना ब्लू पोर्शन है, वो हो जाएगा एडिशन ऑफ बोथ द सेट्स, वो हो जाएगा यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स। इसका मतलब जो भी पार्ट इन दोनों सेट्स की बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा है वो पूरा हो जाता है यूनियन ऑफ सेट्स, एडिशन ऑफ सेट्स। मतलब इन दोनों के अंदर जितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो इनके एडिशन में भी लाई करेंगे। अब कुछ बहुत ऑब्वियस सी प्रॉपर्टीज हैं जो तुम ऐसे ही चेक कर लोगे, वेरीफाई कर लोगे कि एडिशन ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव होता है। मतलब हम A प्लस B करें या B प्लस A करें, मतलब अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 या फिर मैं लिखूं 3 4 5 1 2, इट इज वन एंड द सेम, क्योंकि ऑर्डर से तो फर्क पड़ता ही नहीं है सेट्स में। एसोसिएटिव लॉ भी वही है। एडिशन अगर 3 सेट्स का हो रहा है तो पहले 2 को ऐड करके तीसरे में ऐड किया है या बाद वाले 2 को ऐड करके पहले में ऐड किया है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। फिर आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब एडिशन ऑफ अ सेट विथ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू द सेट इटसेल्फ। अगर आपने एक सेट में नल एलिमेंट ऐड किया है तो उस सेट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए वो सेट वही रहेगा। देन एडिशन ऑफ अ सेट विथ द सेट इटसेल्फ इज दिस। मतलब अगर एक सेट है A और उसके ऊपर एक और सेट है A, तो इन दोनों के जब सारे एलिमेंट्स लेंगे तो वो इस बॉर्डर के अंदर लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स होंगे। मतलब वो A के ही तो बराबर होगा, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट प्लस A इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। मतलब ये और ये। अब हम इसके बीच में सारे एलिमेंट्स जब देखेंगे तो इस बॉर्डर के अंदर लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इसके अंदर A के एलिमेंट्स तो वैसे भी आते हैं, इसलिए ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो अब हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब A एंड B। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को अपन लिख सकते हैं A एंड B। जैसे वो था एडिशन, वैसे इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। जैसे उसमें हमने A और B के सारे एलिमेंट्स यूज कर लिए थे, A और B में जितने एलिमेंट्स थे वो सब हमने कवर किए थे। यहाँ पे हम A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो स्टडी करने वाले हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो A और B दोनों में आते हैं, जो A और B में कॉमन है। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को लिखते हैं इस सिंबल से, विच इज उल्टा U। यूनियन का जो सिंबल था उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा। तो जब ऐसा लिखा है उसे रीड करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। जैसे यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3 4 एंड 5, तो जो A यूनियन B होगा वो कितना होगा? दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट्स, मतलब 3, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया? कॉमन एलिमेंट्स। और यूनियन क्या हो गया? सारे एलिमेंट्स, सब जोड़ दो, सब मिला दो। और इंटरसेक्शन दोनों के बीच में जो कॉमन है, दोनों जो शेयर करते हैं वो वाला पार्ट। इंटरसेक्शन के जब हम वो देखेंगे, लॉज देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव रहेगा ही सही, क्योंकि सेट्स में ऑर्डर से फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए कम्यूटेटिव चेक, एसोसिएटिव चेक। अब जो एलिमेंट नल है उसका जब हम किसी
सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब व्हाट इज कॉमन बिटवीन एम्प्टी सेट एंड अ सेट ए। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कुछ नहीं। और एक सेट के बीच में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। इधर तो कुछ है ही नहीं ना कॉमन निकालने के लिए। फाई में, एम्प्टी सेट में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए ये हो जाएगा फाई के बराबर। और यूनिवर्सल सेट एंड ए में क्या कॉमन है? अब एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक सेट है ए। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है उसको अपन शेड करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये ए में भी लाई करता है और यूनिवर्सल सेट में भी लाई करता है, मतलब दिस इज द कॉमन पार्ट बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड ए, तो हो जाएगा ए इटसेल्फ। ये वाली प्रॉपर्टी चेक। अब ए का खुद के साथ जो कॉमन पार्ट है वो किसके बराबर होगा? ए के। मतलब ये ए है, उसका कॉमन पार्ट उसी के जैसे एक और सेट के साथ क्या होगा? अंदर वाला पूरा एरिया, मतलब ए इटसेल्फ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन। मतलब अगर मैं तीन सेट्स बनाऊं तो जो B यूनियन C है, मतलब A B C, जो B यूनियन C वाला पार्ट है उसका A के साथ इंटरसेक्शन, मतलब द कॉमन पार्ट ऑफ B यूनियन C एंड A इज दिस, वो बराबर होगा A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B मतलब ये पार्ट, और B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C सॉरी मतलब ये पार्ट। तो अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ये वाला पार्ट। तो ये दोनों चीज़ें हो गई बराबर। तो ये अपने लिखा है थर्ड प्रॉपर्टी में। ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, उसे वेन डायग्राम पे रिड्यूस करने से वो बहुत इजीली अप्रोचेबल हो जाती है और वो बहुत इजीली समझ आ जाती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन तीन सेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जब बोला है B यूनियन C, मतलब B और C में जो भी कॉमन पार्ट है, B और C के बाउंड्रीज के अंदर जो भी लाई कर रहा है वो सब कुछ, तो वो ये पार्ट होगा। अब अगर बोला है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, मतलब B और C का जो कॉमन पार्ट था उसका A के साथ जो कॉमन पार्ट है, सॉरी B और C का जो टोटल पार्ट था उसका A के साथ जो कॉमन पार्ट है वो, मतलब ये वाला एरिया, शेडेड ब्लू शेडेड एरिया। थर्ड एग्जाम्पल है A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B का कॉमन पार्ट विच इज दिस। फोर्थ एग्जाम्पल है A इंटरसेक्शन C, मतलब A और C का कॉमन पार्ट दिस। अब है A इंटरसेक्शन B का A इंटरसेक्शन C के साथ यूनियन, मतलब A इंटरसेक्शन B था ये, A इंटरसेक्शन C था ये, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इस पार्ट को इस पार्ट में ऐड करके ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा अपने को। तो इस बाउंड्री के अंदर जो है वो है A इंटरसेक्शन B का यूनियन A इंटरसेक्शन C के साथ। तो यहाँ पे अपन ने कुछ ऑपरेशंस स्टडी कर लिए जो थे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब अपन दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इन दोनों ऑपरेशंस को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ये दोनों सेट लिख लेते हैं। सेट ए है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 to 6, 6 इंक्लूडेड। अब लास्ट क्लास रिवाइज करो, जो अपन ने इंटरवल्स लिखे थे वो अपने को यहाँ काम आएंगे, क्योंकि तुम इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख सकते हो क्या? तुम 1 से 6 के बीच के सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट्स में इन्वॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं? ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज्ड ब्रैकेट। जिसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे।
ठीक है, तो ये है सेट ए और ये है सेट बी। अब यहाँ पे अगर अपन से पूछा जाए कि ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी, सॉरी ए और बी या ए प्लस बी क्या होगा, तो वो होगा इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए, मतलब 1 से 6 और फिर 6 से 10। अब 6 इंक्लूडेड है कि नहीं, 6 ए में इंक्लूडेड है और बी में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो ए प्लस बी में तो इंक्लूडेड रहेगा ही सही। तो ये बन जाएगा 1 to 10 क्लोज्ड इंटरवल, मतलब ये वाला पूरा एरिया। और अगर पूछें ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए एंड बी, तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। 6 पे ये दोनों एक दूसरे के नीचे लाई कर रहे हैं, पर 6 बी में इन्वॉल्व नहीं है और ए में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये फाई एलिमेंट है, ये नल एलिमेंट है। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर B में भी 6 इंक्लूडेड होता, मतलब अगर यहाँ पर इज इक्वल टू लगा हुआ होता तो इसका आंसर आ जाता 6, बट अभी यहाँ पर इज इक्वल टू लगा हुआ नहीं था, इसलिए A और B के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। A एंड B हैव नथिंग इन कॉमन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। A is a set of all x such that x is a natural number. B is a set of all x such that x is an even natural number, a natural number, an even natural number. C is odd natural numbers और D prime number. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ A का B के साथ इंटरसेक्शन, मतलब A और B में कॉमन चीज़ें हैं, तो नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स में क्या कॉमन है, इवन नेचुरल नंबर्स, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। A इंटरसेक्शन C सिमिलरली C के बराबर है, A इंटरसेक्शन D सिमिलरली D के बराबर है। B इंटरसेक्शन C, इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स में कुछ कॉमन आता है क्या, नहीं। नेचुरल नंबर्स या तो इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं हो सकता, इसीलिए ये है फाई। और B यूनियन C, मतलब B और C का एडिशन, B के सब कुछ और A के सब कुछ, ऑड को मिला दो इवन को मिला दो, तो क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर्स। तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर्स जो यहाँ पे सेट A दे रखा है। अब अगर मैं बोलूँ B इंटरसेक्शन D, मतलब B और D में क्या कॉमन है, इवन नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स में क्या कॉमन है, इवन प्राइम नेचुरल नंबर, और वो क्या होता है 2। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, मैंने जो भी बोला वो तुमने भी साथ साथ सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं सॉल्व किया है तो अभी वीडियो पॉज करके ये दोनों चीज़ें सॉल्व कर लो, ये रैंडम एग्जाम्पल्स थे। अब एक टॉपिक है डिफरेंस। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि A और B अगर ऐसे सेट्स हैं कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, मतलब जो अपन ने यहाँ पर देखा था और जो अपन ने यहाँ पर देखा था, तो वो क्या होते हैं, उनका वेन डायग्राम ऐसा दिखेगा, उनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट ही नहीं है। अगर उनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट होता तो ये वाला पार्ट तो आ जाता ना A इंटरसेक्शन B में, बट उनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब वो डायग्राम ऐसा है। तो जब ऐसे सेट्स होते हैं, ऐसे डायग्राम्स होते हैं जिनमें देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स, तो उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इस जगह पर ये क्या है, ये है एक डिसजॉइंट सेट। ये क्या है, ये है एक डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जो दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, जिन दो सेट्स के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, वो होता है डिसजॉइंट सेट। अब एक और ऑपरेशन है जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस दो नंबर्स का क्या होता है, अगर 3 और 4 का डिफरेंस निकालना है तो 3 - 4 हो जाएगा, 3 में से 4 घटा दो, और 4 - 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा दो। तो अब मैं बोलूं कि सेट A माइनस सेट B, मतलब बेसिकली सेट A में से सेट B घटा दो, और सेट B माइनस सेट A, सेट B में से सेट A घटा दो। तो अगर A माइनस B है, अगर ये है सेट A
ये है सेट बी, ये सर्कल सेट ए है, दूसरा सर्कल सेट बी है। तो ए में से बी घटाने के बाद, मतलब ए में बी का जो भी हिस्सा था वो हटाने के बाद ये वाला पार्ट बचा, और वैसे ही बी में से ए घटाने के बाद, बी में ए का जो भी पार्ट था वो घटाने के बाद ये बचा। ठीक है, अब ये एक बहुत लॉजिकल सी चीज़ है, अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है कि जो a माइनस बी है वो ये वाला पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है, जो b माइनस ए है वो ये वाला पार्ट है, और जो a इंटरसेक्शन बी है, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट है, वो ये पार्ट है। तो यहाँ पे a माइनस बी का एरिया, a इंटरसेक्शन b का एरिया और b माइनस ए का एरिया, उसमें कुछ भी कॉमन ही नहीं है। मतलब a माइनस बी, b इंटरसेक्शन a एंड b माइनस ए, ये तीनों तो क्या हो गए, ये तीनों तो आपस में डिसजॉइंट हो गए ना। तो द सेट्स a माइनस बी, b इंटरसेक्शन a एंड b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। म्यूचुअली मतलब क्या होता है, आपस में, एक दूसरे के रिलेटिवली, एक दूसरे के लिए। तो a माइनस बी, b माइनस ए के लिए डिसजॉइंट सेट है, a माइनस बी a इंटरसेक्शन b के लिए डिसजॉइंट सेट है, और b माइनस ए भी a इंटरसेक्शन b के लिए डिसजॉइंट सेट है। तो वो सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है वो हो जाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे कि अपन वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं अपना, a है 1 2 1 3, b है 3 4 and 5। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी a माइनस बी हो जाएगा 1 2, यहाँ पे मैं लिखूँगी b माइनस ए हो जाएगा 3 4, आई एम सॉरी 3 4 होगा कि क्या होगा 4 5। तो अब जो अपना सेट है a माइनस बी, मतलब 1 2, सिंगलटन सेट 3 और 4 5, इनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं। 1 2 3 और 4 5 इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5, तो ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं अगले टॉपिक पे आती हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का सिंपल मतलब क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा सब कुछ। तो एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए दिया हुआ है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के बाहर जितना भी है, जो ए नहीं है वो सब कुछ ए का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने वाला, या किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज़, मतलब वो दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे, कोई चीज़ और उसका कॉम्प्लीमेंट जब कंबाइन हो जाएंगे तो वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसका मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं ए प्राइम से, ए के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में सी से, ए के ऊपर बार से, नॉट ए से। नॉट ए मतलब जो भी ए में नहीं है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में जो है उसके अलावा सब कुछ। The complement of A is the set of all elements of universal set which are not elements of A, और the difference between universal set and set A। universal set में से set A को घटा दो तो जो मिला वो हो जाएगा A का complement, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब डी मॉर्गन्स लॉ एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो कॉम्प्लीमेंट से हम देखते हैं। वो बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स का जो यूनियन है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये ब्लू शेडेड पार्ट, वो बराबर होगा इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स के। मतलब ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है, और उसका इंटरसेक्शन, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन पार्ट है, ये ब्लू शेडेड पार्ट। तो ये दोनों बराबर होंगे। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, इसका मतलब ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन मतलब ए
का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डी मॉर्गन्स लॉ सेज। या फिर उसका कॉन्वर्स भी ट्रू है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ये, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ये, इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ये शेडेड पार्ट, बी का कॉम्प्लीमेंट ये शेडेड पार्ट, और इनका क्या, इनका इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये वाला पूरा पार्ट। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, ये दोनों बराबर हैं। इसीलिए इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू उनके कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन। ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ की और भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। पहली कि एक एलिमेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट का एडिशन बना देंगे यूनिवर्सल सेट। यही तो अपन ने देखा था, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, यूनिवर्सल सेट। और ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन पार्ट होगा, कुछ भी नहीं। ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलाकर यूनिवर्सल सेट बन रहा है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट में जो ए में भी हो। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये लॉ, ये प्रॉपर्टी अपन डी मॉर्गन्स लॉ से डिराइव करते हैं। ये वाली चीज़ तो मैंने अभी इन दोनों स्लाइड्स में तुम्हें बताई। फिर किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये सेट में ए में जो भी नहीं है, मतलब ये पार्ट। अब इस पार्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इटसेल्फ। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के ही बराबर होगा। और कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ होगा, सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा। ये अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ देख लिया। अब अपन फटाक से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यहाँ पे अपने को ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है। फटाफट इन तीनों के कॉम्प्लीमेंट्स लिखकर मुझे बताओ। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस ए, मतलब 1 2 3 4 हटा देना, तो बचा 5 6 7 8 9। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस बी, मतलब 2 4 6 8 हटा देना, तो क्या बचा 1 3 4 5 7 9। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस सी, मतलब 3 4 5 6 हटा देना, तो बचा 1 2 7 8 9। ठीक है। अब अपन डिफरेंस भी स्टडी कर लेते हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे a माइनस बी बताओ, चलो मुझे a माइनस बी, मतलब a में से b के एलिमेंट्स हटा देना। अब a है 1 2 3 4 और b है 2 4 6 8, तो a माइनस बी कितना हो गया, 1 2 3 4 में से 2 और 4 हटा दो, बचा 1 और 3। अब अगर मैं बोलूँ a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ मुझे, तो वो कितना हो गया, u माइनस a माइनस बी, मतलब u में से 1 और 3 हटा दो, तो बचा 2 4 5 6 7 8 9। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन b माइनस सी करते हैं अपन। b माइनस सी है 2 4 6 8 में से 3 4 5 6 हटा देना, तो बचा 2 8। अब b माइनस सी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूं, मतलब यूनिवर्सल सेट में से 2 8 हटाना है अपने को, तो बचा 1 3 4 5 6 7 9। यहाँ पे अपन देख लेते हैं a यूनियन b, a यूनियन b हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। वैसे ही b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c हो जाएगा 4 6। अब इन सब के कॉम्प्लीमेंट्स भी अपन निकाल सकते हैं। मतलब अगर अपने को यूनिवर्सल सेट दिया है और 3 सेट दिए हैं, तो क्वेश्चंस में क्या क्या ऑपरेशंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस में तुमसे यूनियन पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस में तुमसे इंटरसेक्शन पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस में डिफरेंस पूछ सकते हैं, और क्वेश्चंस में कॉम्प्लीमेंट पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने 4 चीज़ें स्टडी करी है। अभी तक हमने कौन सी 4 चीज़ें स्टडी करी है, फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं अपन। अभी तक अपन ने
यूनियंस ऑफ सेट स्टडी किया है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट स्टडी किया है, डिफरेंस ऑफ सेट स्टडी किया है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट स्टडी किया है। तो 4 ऑपरेशंस आ गए तुमको बहुत अच्छे से। ये 4 ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, इन 4 ऑपरेशन से काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मूले जो बहुत लॉजिकली अपन ने इस चैप्टर में सेट्स पढ़ के, ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ के डिराइव किए हैं और वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो यहाँ पर इन्हें देखकर इन्हें समझ लो। सबसे पहले इधर एक टर्म यूज़ हो रहा है एन ऑफ, एन और ब्रैकेट में कोई सेट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए होता है ऑर्डर ऑफ सेट ए। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो किन्हीं भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 में 3 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए कितना होगा 3। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, बेसिक फॉर्मूले, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये जितना बड़ा सा तुमको दिख रहा है, जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, उतना ही इजी अगर तुम वेन डायग्राम के थ्रू सोचोगे तो हो जाएगा। इन्होंने बोला है ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब ये क्या है, ये हैं डिसजॉइंट सेट। तो अगर 2 सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, 2 सेट का इंटरसेक्शन 5 है, 2 सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मैं इसका वेन डायग्राम बनाती हूँ। कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों दूर दूर है, ए बी। अब सपोज ए सेट में 50 लोग आते हैं और बी सेट के अंदर 70 मेंबर्स या 70 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का जो सारा एरिया है, ए और बी पूरा ऐड करने के बाद जो एलिमेंट्स बनेंगे वो होंगे ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर केस ऐसा होता तो जो ये वाले एलिमेंट्स होते वो तो दोनों में लाई कर रहे हैं ना, तो अपन डायरेक्टली इन 70 और 50 को ऐड नहीं कर पाते। इसीलिए अगर ये डिसजॉइंट है तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स सीधे सीधे ऐड करने से अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिल जाएगा। बहुत लॉजिकल सी बात है। नेक्स्ट वाले में डिसजॉइंट वाली प्रॉपर्टी, डिसजॉइंट वाला कंडीशन मेंशन्ड नहीं है। तो अब क्या डिफरेंस आएगा डिसजॉइंट ना होने से। अब मैं ऐसा वाला सेट बना लेती हूँ जिसमें 2 सेट्स डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये है सेट ए और ये है सेट बी, और ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इनके बीच में ये कॉमन एरिया है। अब ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ये वाला सारा पार्ट, उसके बीच में जो कॉमन एरिया है उसके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो ए के एलिमेंट्स मतलब ये प्लस बी के एलिमेंट्स मतलब ये होंगे। लेकिन अब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को जब हमने ऐड किया तो ये पार्ट तो 2 बार आ गया ना, तो इसे हम एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे। ये एरिया और ये एरिया जब हमने ऐड किया तो ये पार्ट तो 2 बार ऐड हो गया, इसका मतलब हमें इस पार्ट को सबट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए एंड बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने जो ये वाला पार्ट है ये एक बार कर दिया सबट्रैक्ट। तो अगर इधर 50 हैं, इधर 70 हैं और समझो ये कॉमन वाले 10 हैं, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 प्लस 70 माइनस 10, क्योंकि इधर में भी कुछ 10 लोग थे और इधर में कुछ 10 लोग थे जो सेम थे। ये 10 लोग सेम हैं, ये 10 लोग एक ही हैं, इसीलिए हमने
2 बार 10 ऐड हो गए थे तो एक बार उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब थर्ड प्रैक्टिकल फॉर्मूला कि अगर 3 सेट्स दिए हुए हैं सच दैट दे आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है, अब 3 सेट्स के यूनियन का कॉमन एलिमेंट 3 सेट्स के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, उसमें हम कर देंगे ए के एलिमेंट्स ऐड, बी के एलिमेंट्स ऐड, सी के एलिमेंट्स ऐड। अब जैसे हमने प्रीवियस में किया था, ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट किया था, वैसे ही इसमें हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां तक बात समझ आती है? अब जब मैंने a प्लस बी प्लस सी कर लिया तो ये पार्ट 2 बार ऐड हो गया, ये पार्ट 2 बार ऐड हो गया, ये पार्ट 2 बार ऐड हो गया, पर जो ये छोटा सा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है, ये तो 3 बार ऐड हो गया ना। और जब मैंने a और b का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट किया, जब मैंने b और c का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट किया, जब मैंने a और c का सब इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैंने ये जो कॉमन पार्ट है इसे कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसे मैंने 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ तक जो हमने लिखा है उसमें हमने ये पार्ट एक बार ले लिया, ये एक बार ले लिया, ये एक बार ले लिया, ये पार्ट एक बार ले लिया, ये पार्ट एक बार ले लिया, ये पार्ट एक बार ले लिया, बट ये जो छोटा सा पार्ट है ये हमने मिस कर दिया, ये पार्ट हमने एक भी बार नहीं लिया अभी तक। तो फिर हम लिख देंगे ये वाला पार्ट हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। इसका मतलब A यूनियन B यूनियन C, मतलब A, B और C के सारे एलिमेंट्स ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो A के एलिमेंट्स प्लस B के एलिमेंट्स प्लस C के एलिमेंट्स माइनस A और B के कॉमन एलिमेंट्स क्योंकि वो 2 बार आ गए हैं, माइनस B और C के कॉमन एलिमेंट्स क्योंकि वो भी 2 बार आ गए हैं, माइनस C और A के कॉमन एलिमेंट्स क्योंकि वो भी 2 बार आ गए हैं, और क्योंकि A और B और C के जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो 3 बार ऐड होके 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, इसलिए उन्हें हमें एक बार लेना है, तो हम प्लस कर देंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 3 प्रैक्टिकल फॉर्मूले थे। पहले में हमने देखा कि A और B जब फाइनाइट सेट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। दूसरे में हमने देखा कि A और B का जब इंटरसेक्शन फाइनाइट A और B का इंटरसेक्शन जब डिसजॉइंट नहीं है, A और B जब एम्प्टी सेट्स नहीं है, A और B का इंटरसेक्शन जब एम्प्टी सेट नहीं है, तो उनका यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे। और तीसरे वाले में भी जब 3 सेट्स डिसजॉइंट नहीं है तो उनके यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे। अब हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्होंने बोला है 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 were taking orange juice and 75 were listed as taking both orange as well as apple juice। तो वेन डायग्राम से चलते हैं, बहुत इजी है, वेन डायग्राम से सब कुछ इजी हो जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट, टोटल लोग कितने हैं 400, ये एप्पल जूस, ये ऑरेंज जूस। अब इन्होंने इधर कितना बोला है कि 100 लोग ले रहे हैं एप्पल जूस, 150 लोग ले रहे हैं ऑरेंज जूस, और बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस, मतलब एप्पल भी लेने वाले और ऑरेंज भी लेने वाले, मतलब जो ये वाला पार्ट है जो दोनों में कॉमन है वो है 75 लोगों का। तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब वो इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन से बच्चे इस बाउंड्री के बाहर लाए करते हैं, कौन से बच्चे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग। इन्होंने हमसे बेसिकली पूछा है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं A यूनियन B और उसके बाद हम लोग उसे 400 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो A यूनियन B कितना होगा, ठीक है। तो पहले अपना टास्क है A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ये वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस इनके कॉमन एलिमेंट्स जो 2 बार ऐड हो गए हैं।
ये कितना हो जाएगा 100 + 150 250, 250 - 75, ठीक है। तो 175 लोग वो हैं जो एप्पल और ऑरेंज के यूनियन में लाई करते हैं। तो अगर अपने को एप्पल और ऑरेंज, इधर मुझे बी नहीं लिखना था, इधर मुझे ओ लिखना था। तो अब अगर एप्पल और ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब क्या होगा 400 - 175 हो जाएगा 225। सो द आंसर इज 225। इसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया है, इसी के साथ अपने अपना लेवल 1 क्लियर कर लिया है, हम सब ने लेवल अप कर लिया है। अब हम सेकंड चैप्टर में रिलेशंस और फंक्शंस देखने वाले हैं। जो भी अभी अपन ने सेट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी, उसका रिलेशंस एंड फंक्शंस के रिलेशन वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज़ अ न्यू टॉपिक जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। अपन जल्द ही मिलेंगे फिर से। कीप इन माइंड कि तुमने 2 लेक्चर में लेवल अप कर लिया है। सो सी यू ऑल, टेक केयर, गुड डे, पीस आउट।